भोजन को सड़ने से बचाना उन चीजों में से एक है जो संस्कृति या सभ्यता को संभव बनाती है। जब आप ब्रेड और रस को खराब होने से बचाने की कोशिश करते हैं तो कवक कुछ मायनों में उपयोगी होते हुए भी एक बुरा सपना बन सकता है। क्यों? खैर, इसका निश्चित ही उनके पोषण के तरीके से कोई न कोई लेना देना होगा। अधिक जानने के लिए वीडियो देखें। यह समझना कि यीस्ट द्वारा रस कैसे खराब होता है। यीस्ट और कवक का अध्ययन। संतरे के रस से भरा ग्लास कुछ ही घंटों के लिए कमरे के तापमान पर ताज़ा रहता है। इसके बाद यह खराब हो जाता है। ये खराब क्यों होता है? अगर हम रस की सतह के निकट हवा का एक आवर्धित दृश्य देखते हैं तो कई जीवाणुओं जैसे कीटाणु, विषाणु और यीस्ट को देखा जा सकता है। यीस्ट कोशिकाएं एक कोशिकीय, अंडाकार आकृति और प्रकृति में मृत जीवी होती हैं। कोशिका के भीतर हम एक सुस्पष्ट केंद्रक, कई कणिकाओं और वसा गोलिकाओं को देखते हैं। ये यीस्ट कोशिकाएं रस को दूषित करती हैं। इस माध्यम में कोशिका धीरे धीरे आकार में बढ़कर बड़ा आकार ग्रहण करने के बाद यह एक तरफ थोड़ी सी बहिर्वेशित होती है। इसे कलिका कहते हैं। मुकुलन प्रक्रिया द्वारा यीस्ट कोशिकाएं संतति कोशिकाएं बनाती हैं। आइए अब किण्वन के रस के खराब होने का कारण समझते हैं। यीस्ट कोशिका रस में उपस्थित शर्करा के अणुओं को अवशोषित करती है और कोशिका में उपस्थित एंजाइम उन्हें विभाजित करके उप उत्पादकों के रूप में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये उत्पाद यीस्ट कोशिका से बाहर फैल जाते हैं। इससे रस अपना रंग बदलता है, जो दर्शाता है कि ये खराब हो गया है। कवक। जब एक ब्रेड के टुकड़े को 2 से 3 दिनों के लिए बाहर रखा जाता है तो हम उस पर कुछ मृदु रोमी वृद्धि पाते हैं। यह कवक है जो ब्रेड के टुकड़ों पर बढ़ता है। अधिक निकट से देखने पर इस प्रकार की कवक पर धागे की तरह दिखने वाले कवक तंतु होते हैं जो ब्रेड की सतह पर बढ़ते हैं, और हम कुछ ऊर्ध्वाधर बहिर्गमन भी देखते हैं जिसे बीजाणुधानी दर कहते हैं। इस कवक को म्यूकर के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलियम एक अन्य प्रकार की फफूंदी है जिसमें कवक जाल होता है जो शाखित धागे नुमा कवक तंतु से बने होते हैं और कवक तंतु में विभाजक भित्ति होती है। ऊर्ध्वाधर कवक तंतु में घने ब्रश की तरह बीजाणु संबंधी संरचनाएं होती हैं। यह कवक नम सड़ने वाले पदार्थ पर बढ़ती हुई पाई जाती है। अगर हम आसपास देखें तो इसी प्रकार के आवास में हमें मशरूम भी मिलेंगे। ये अलग प्रकार की कवक होती है और इसका शरीर एक टोपी और एक डंठल में विभाजित होता है। सारांश। चलिए 3 सबसे सामान्य प्रकार की कवक पर एक नजर डालते हैं। म्यूकर, जिसमें अविभाजित कवक तंतु और ऊर्ध्वाधर बीजाणु संबंधी कवक तंतु होता है। पेनिसिलियम में कवक जाल होता है जो शाखित धागे नुमा कवक तंतु से बने होते हैं और कवक तंतु में विभाजक भित्ति होती है और इसमें घने ब्रश की तरह बीजाणु संबंधी संरचनाएं होती हैं। तीसरा और सबसे सामान्य कवक मशरूम है जिसमें टोपी और डंठल होता है। अब हमारे पास कवक प्रजाति के बारे में अधिक ज्ञान है, यहाँ तक कि जो हमारी ब्रेड खराब कर देती हैं। खराब ब्रेड की बात करें तो म्यूकर एकमात्र ऐसी कवक नहीं है जो ऐसा करती है। क्या आप ऐसा करने वाले किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो जब भी हम अपने ब्रेड को ठीक से सुरक्षित रखना भूल जाते हैं तो उन पर राइजोपस जैसे फफूंद लग जाते हैं तथा इनके बीजाणु उस पर जमा होने लगते हैं और जल्दी इसे अखाद्य बना देते हैं। कितना बेकार है, लेकिन हमें अवसरवादी होना चाहिए और इसका उपयोग कवक संरचना के बारे में जानने के लिए करना चाहिए। जब ब्रेड का एक टुकड़ा 2 या 3 दिनों के लिए बाहर रखा जाता है तो हम उसमें कुछ फफूंद की वृद्धि देखते हैं। कवक का शरीर एक कपास युक्त पुंज से बना होता है जिसे कवक जाल कहते हैं। यदि हम गौर से देखें तो हम देखते हैं कि कवक जाल शाखित तंतुओं से बना होता है जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। यह कोशिका भित्ति कोशिका द्रव्य को परिबद्ध करती है जिसमें कई केंद्रक और रिक्तिकाएं होती हैं जो
अमीनो अम्ल और पॉलीफॉस्फेट जैसे छोटे अणुओं को एकत्रित करती हैं। कोशिका द्रव्य को पट द्वारा अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित नहीं किया जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि कवक तंतु अपटीय होते हैं। अतः कवक जाल संकोशिकी होता है, अर्थात यह बहुकेंद्रकी होता है। इनमें से कुछ कवक तंतु सीधे हो जाते हैं और इन्हें बीजाणुधानीदार कहा जाता है। इसमें बीजाणु को धारण करने वाली बीजाणुधानी होती है। हम कई पतले मूल जैसे कवक तंतुओं को भी देखते हैं जो अधा स्तर को भेदते हैं। इन कवक तंतुओं को मूलाभ कहा जाता है जो कवक को अधा स्तर पर स्थिर करते हैं। आइए सारांश देखते हैं। ब्रेड की फफूंद की विभिन्न विशेषताओं को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। कवक जाल संकोशिकी होता है, अर्थात यह बहुकेंद्रकी होता है। इनमें से कुछ कवक तंतु सीधे हो जाते हैं तथा उन्हें बीजाणु धानीदार कहा जाता है। इनमें बीजाणु को धारण करने वाली बीजाणु धानी होती है। हम कई मूल जैसे कवक तंतुओं को देखते हैं जो अधा स्तर को भेदते हैं। इन कवक तंतुओं को मूलाभ कहा जाता है जो कवक को अधा स्तर पर स्थिर करते हैं। सभी कवक हानिकारक बिल्कुल नहीं होते हैं। इस जगत में प्रतिष्ठित विविधता है। इसके कई समूह वास्तव में मानव के लिए उपयोगी हैं। हमारे साथ बने रहिए और कुछ अन्य कवक समूहों के बारे में जानिए। इस बार उनकी खामोशी को एक तरफ छोड़ दें। कवक आय लाखों धागे जैसी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। ये स्पेगेटी से भरे कटोरों के जैसे दिखते हैं। कभी कभी विभिन्न कवक से कवक तंतु एकजुट हो जाते हैं और एक फूली हुई संरचना बनाते हैं जो स्पेगेटी में मीट बॉल की तरह होती है। ठीक है, शायद बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन आप समझ गए। बस इस वीडियो को देखें। हमारा उद्देश्य कवक में जनन की उस लैंगिक विधि को समझना है जहाँ युग्माणु का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के लिए विभिन्न प्रभेदों के दो माइसीलिया को एक साथ आना होता है। पहले दो कवक तंतु में एक धनात्मक प्रभेद से संबंधित होता है और दूसरा ऋणात्मक प्रभेद से संबंधित होता है। दोनों एक साथ होते हैं। संयुग्मन युग्म के प्रत्येक कवक तंतु अंतरंग संपर्क बिंदु पर एक लघु उभार का विकास करना शुरू कर देता है जिसे प्राक युग्मक धानी या संयुग्मन नलिका कहा जाता है। प्राक युग्मक धानी का सिरा बढ़ जाता है और क्लब के आकार का हो जाता है। बहुत से केंद्रक अपने कोशिका द्रव्य के साथ फूले हुए सिरे में चले जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं। आधारीय वृंत जैसे भाग को निलंबक कहा जाता है और फूले हुए भाग को युग्मक धानी कहा जाता है। अब दोनों युग्मक धानियों को अलग करने वाली भित्ति विलीन हो जाती है और उनके पदार्थ संलयित हो जाते हैं। एकल संलयित भाग जिसमें कई केंद्रक होते हैं वह युग्मनज या संयुग्मनज कहलाता है। संयुग्मनज बढ़ता है और ये गोलाकार हो जाता है और इसकी भित्ति मोटी और गांठ की तरह हो जाती है। इस अवस्था को युग्माणु कहा जाता है। युग्माणु बीजाणुधानी धर और एक बीजाणुधानी बनाने के लिए अंकुरित होता है। बीजाणुधानी में बीजाणु होते हैं। यह बीजाणुधानी बीजाणुओं को मुक्त करने के लिए खुल जाती है और यह बीजाणु नई माइसीलिया बनाने के लिए अंकुरित होते हैं। आइए सारांश देखते हैं। दो कवक तंतु जिनमें एक धनात्मक प्रभेद से संबंधित होता है और दूसरा ऋणात्मक प्रभेद से, एक साथ एक संयुग्मन युग्म बनाते हैं। अंतरंग संपर्क के बिंदु पर वे एक प्राक युग्मक धानी या संयुग्मन नलिका विकसित करना शुरू करते हैं। आधारीय वृंत जैसे भाग को निलंबक कहा जाता है और फूले हुए सिरे को युग्मक धानी कहा जाता है। ये एक एकल संलयित भाग को बनाने के लिए विकसित होता है जिसमें कई केंद्रक होते हैं और इसे युग्मनज या संयुग्मनज कहा जाता है। यह गोलाकार हो जाता है और इसकी भित्ति मोटी और गांठ जैसी हो जाती है। इस अवस्था को युग्माणु कहा जाता है। युग्माणु अंकुरित होकर बीजाणुधानीधर और एक बीजाणुधानी बनाता है। बीजाणुधानी में बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु नई माइसीलिया बनाने के लिए अंकुरित होते हैं।
कवक के जनन से हटकर हम ऐसे जीवों के समूह से मिलने वाले हैं जो हमारा नाश्ता बर्बाद करना पसंद करते हैं। उन्हें खोजने की तैयारी करें जो जिम्मेदार हैं आपकी फफूंद लगी रोटी और सड़े हुए रस के लिए। जाने के लिए देखते रहें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में कवक उन्हें जंगलों में देखे जाने वाले उत्कृष्ट गूदेदार काय की कल्पना करवाता है, जबकि वास्तव में ये कवक हैं, जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हमने इनको वर्गीकृत किया है। हमारा पर्यावरण जीवों के एक विविध समूह का घर है, जिसमें यूकैरियोटिक अक्सर बहुकोशिकीय जीवों का एक विशेष समूह शामिल होता है, जो पौधों और जंतुओं दोनों से मिलता जुलता होता है। ये कवक जगत से संबंधित होते हैं और मृत और सड़ी गली लकड़ी पर पाए जाते हैं। सबसे सामान्य प्रकार के कवक संबंधित होते हैं वर्ग फाइकोमाइसेटीज से। इस वर्ग का एक उदाहरण म्यूकर है। इस कवक की कॉलोनियां जाल जैसी संरचना बनाने के लिए बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जो पतले धागों जैसे कवक तंतु से बना होता है। कवक तंतुओं का यह जाल कवक जाल कहलाता है। कवक जाल अपटीय और संकोशिकी होता है। कवक तंतु में से कुछ ऊर्ध्वाधर शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें बीजाणुधानीधर कहते हैं। इनमें फूली हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी में इसके अंदर अनेकों बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु परिपक्वता पर बीजाणुधानी से मुक्त हो जाते हैं और एक नए कवक जाल में विकसित हो जाते हैं। यह जनन की अलैंगिक विधि है। कवक जाल में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें युग्मनज कहा जाता है। यह लैंगिक विधि है, जिसके द्वारा म्यूकर जनन कर सकता है। जब एक प्लस और एक माइनस प्रभेद एक साथ आते हैं, तो वे कठोर और कांटेदार युग्माणु बनाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक प्रसुप्त पड़ा रह सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में युग्माणु फूले हुए शीर्ष के साथ एक ऊर्ध्वाधर शाखा विकसित करता है, जिसे बीजाणुधानीधर कहते हैं। यह बीजाणुधानी है। अंत में बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। एक दूसरे प्रकार के कवक जो ज्यादातर छायादार जगहों पर पाए जाते हैं एस्कोमाइसेटीज होते हैं। पेनिसिलियम कवक के इस वर्ग के सबसे सामान्य उदाहरण हैं। इसका कवक जाल बढ़ते हुए कवक तंतुओं द्वारा निर्मित होता है, जो पटीय और शाखित होते हैं। कवक तंतु कुछ ऊर्ध्वाधर शाखाएं विकसित करते हैं, जिन्हें कोनिडियम धर कहा जाता है। ये अलैंगिक बीजाणु विकसित करते हैं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया परिपक्व होने पर मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक में एक नया कवक तंतु बनाने की क्षमता होती है। आइए सारांश देखें। फाइकोमाइसेटीज नम आवास में पाए जाते हैं। कवक जाल इनकी विशेषता है, जिसके कवक तंतु अपटीय और संकोशिकीय होते हैं। बीजाणुधानीधर जनन संरचनाएं हैं, जिनमें बीजाणुधानी होती है। लैंगिक जनन युग्माणु की उपस्थिति दर्शाता है। युग्माणु एक फूले हुए शीर्ष के साथ ऊर्ध्वाधर बीजाणुधानीधर विकसित करता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुओं को मुक्त करने के लिए बीजाणुधानी फट जाती है। एस्कोमाइसेटीज जैसे पेनिसिलियम में कवक तंतु पटीय और शाखित होते हैं। ऊर्ध्वाधर कोनिडियम धर कोनिडिया में विकसित हो जाता है। अब जब हम जान चुके हैं कि कवक किस तरह से अलग अलग रूपों में उपस्थित होते हैं, तो हम पुराने मशरूम को देखने जा सकते हैं। तो क्या आप इनके वैज्ञानिक नाम जानना चाहेंगे और कुछ मजेदार तथ्य जैसे कि इनका पोषण और जनन? चारों तरफ घूमिए और देखिए। प्रकृति अजीब है। हमारे पास ये विषाक्त जीव एक ही जगत में शामिल होते हैं और हमारे पास ऐसे जीव भी हैं जिन्होंने लाखों को बचाया। उनकी प्रतिजाविक के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है वे अध्ययन के योग्य हैं। आप क्या कहते हैं? पेनिसिलियम मृदा में पाए जाने वाले कवक का सबसे बहुल वंश है। यह एस्कोमाइसिट वर्ग से संबंधित हैं। इस प्रकार ये मृतोपजीवी अपघटक हैं। कवक जाल सामान्यतः शाखित और पटीय होता है।
पेनिसिलियम की प्रजाति घने ब्रश जैसी बीजाणुधारक संरचनाओं द्वारा स्वीकृत होती है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया है, जो विशेष रूप से कवक जाल पर उत्पादित है, कोनिडियम धर कहते हैं। अंकुरण पर कोनिडिया नए कवक जाल का उत्पादन करता है। बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम मिट्टी पर उगने वाला एक छोटा कवक है, जिसकी संरचना एक छड़ और एक टोपी जैसी होती है। बीजाणु एक क्लब आकार संरचना में उत्पादित होते हैं, जिसे बेसिडियम कहते हैं। मशरूम पोषण की मृतोपजीवी विधि से भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें तंतुओं या कवक तंतुओं का एक जाल होता है, जो कवक जाल बनाता है। यहाँ कवक जाल शाखित और पटीय होता है। आइए सारांश देखें। एस्कोमाइसिटीज कवकों का एक समूह है, जो मृतोपजीवी अपघटक होते हैं। यहाँ कवक जाल शाखित और पटीय होते हैं। अलैंगिक बीजाणु बहिर्जनित कवक जाल पर उत्पादित होते हैं, जिन्हें कोनिडियम धर कहते हैं। ये नए कवक जाल का उत्पादन करते हैं, उदाहरण पेनिसिलियम। बेसिडियोमाइसिटीज कवक का एक और समूह होता है, जो मृतोपजीवी भी होता है। इसमें तंतुओं या कवक तंतुओं का एक जाल होता है, जो कवक जाल बनाता है, जो शाखित और पटीय होता है। बीजाणु एक क्लब आकार की संरचना में उत्पादित होते हैं, जिसे बेसिडियम कहते हैं, उदाहरण मशरूम।